A very good morning, dear students, as we are going through the chapter The Growth of Computer and Software. So in previous video we have discussed about the 0, first, second and third generation of computers. So today we will discuss about the fourth and fifth generation of computers. Okay, so the fourth generation 1971 to present VLSI कंप्यूटर्स, हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स 1971 से स्टार्ट हुए थे और आज की डेट तक हम जो भी कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं वो कौन से जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं. क्लियर? इन द third generation of electronic evolution, multiple transistors were integrated onto one chip. As the technology advanced, the size of the ICs reduced and more components could be packed into smaller chips. They were called large-scale integration LSI and very large-scale integration VLSI chips. So, हमारे थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उन्होंने ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया था और एक इंटीग्रेटेड चिप में को यूज करते थे. ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप्स यूज करते थे थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर्स. फिर उसके बाद जब हमारी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस्ड हुई तो उन्होंने आईसीज को रिड्यूस करा और हमारे जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स थे उन्हें एक सिंगल स्मॉलर चिप में पैक किया, जिन्हें हम कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और शॉर्ट में LSI एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI चिप्स. Okay, there are more than 10,000 components per chip in VLSI. This last level, VLSI, marks the beginning of the fourth generation of computers. VLSI allowed Intel to create the world's first microprocessor, the 4004, which was a fully functional 4-bit system. This allowed computers of the fourth generation to become smaller and faster than the solid-state predecessors. So, हमारी VLSI चिप में 10,000 से भी ज़्यादा कंपोनेंट्स इनबिल्ट हैं. ओके, हमारे 10,000 से भी ज़्यादा कंपोनेंट्स क्या हैं VLSI में प्रेजेंट हैं. एंड दिस लास्ट लेवल VLSI मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. और VLSI ने हमारी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की स्टार्टिंग करी है, बिगिनिंग करी है. और VLSI ने इंटेल को अलाउ किया कि वो क्या क्रिएट करे, वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर क्रिएट करे. जिस वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर का नेम है 4004. ओके, जो कि फुली फंक्शनल है और 4 बिट के सिस्टम में वर्क करता है. और VLSI चिप्स के थ्रू ही हम अपने फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को और भी ज़्यादा साइज में स्मॉलर बना सके हैं और उनकी स्पीड को फास्टर कर सकें. ठीक है, नाउ द फिफ्थ जनरेशन. It had been predicted that by early 21st century, computers could be able to behave like humans, making the interaction more human-like. They could be able to think and act on their own. This situation is very well depicted in the motion picture Terminator 2, where the computers act on their own, based on their own judgment. So, ये प्रिडिक्ट किया गया है कि 21st सेंचुरी में, आने वाली हमारी 21st सेंचुरी में कैसे होंगे हमारे कंप्यूटर्स? ह्यूमंस की तरह बिहेव करेंगे. उनकी खुद की ओन जजमेंट होगी, वो खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हैं, खुद वो एबल हैं कि वो थिंक कर सकें, सोच सकें. ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स, ये एक प्रेडिक्शन है कि हमारे कंप्यूटर्स किस तरीके से होंगे. एग्जाम्पल है हमारा robot. Okay, now languages and their evolution. Programming languages were used even before computers were invented. For example, a player piano scroll, a long roll of encoded paper tape, is considered an early from the programming because it contained the instruction needed to make a piano play a tune. So, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो कब से स्टार्ट हो गई है? कंप्यूटर्स आने से पहले ही हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं. ओके, सो एग्जांपल है अ प्लेयर पियानो स्क्रॉल. सो पियानो को प्ले करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है ताकि हम एक ट्यून निकाल सकें. ओके, एक ट्यून अच्छी निकल सके. तो इसीलिए हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो कंप्यूटर से भी
कंप्यूटर के इन्वेंट होने से पहले से ही हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट हो चुकी थी. लेट्स टेक अ लुक एट हाउ वी गॉट दिस फार बाय कवरिंग द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सो हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को 5 जनरेशन में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 1GLs. They are often known as machine level programming language. The first generation programming instructions were entered through the front panel switches of the computer system. So हमारे फर्स्ट जनरेशन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन से होते थे? मशीनरी लैंग्वेज होती थी. ठीक है, जिसे सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता था और ह्यूमंस के लिए काफ़ी डिफिकल्टी होती थी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने में, बिकॉज वो सारी मशीनरी में होते थे. मशीन लैंग्वेज मीन्स हमारे बाइनरी नंबर्स, दैट इज 0 and 1. हमारे सारे जो भी अगर हम इंग्लिश का कोई वर्ड भी लिखना चाहें तो हमें किसमें टाइप करना पड़ेगा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? 0 और 1 की फॉर्म में, बिकॉज हमारे कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही जानता है, सिर्फ मशीनरी लैंग्वेज जानता है 0 और 1 के फॉर्म में. क्लियर? सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2GLs. A second generation programming language 2GL is associated with assembly languages. Unlike the first generation language, programs can be written symbolically using English words also known as mnemonics in a way that a human can understand and are subsequently converted into machine language by an assembler. Assembly languages are specific to computer and CPU. The term is used in the distinction between machine languages 1GL and higher level programming languages 3GL, 4GL, etc. It is also known as the second generation language 2GL. So हमारी सेकेंड जनरेशन की जो लैंग्वेज थी वो थी असेंबली लैंग्वेज. ओके, तो जैसे कि हम फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज करते थे, तो हम असेंबली लैंग्वेज में मशीनरी लैंग्वेज में कोई भी कोडिंग नहीं लिखते थे. हम किस में यूज करते थे असेंबली लैंग्वेज को? इंग्लिश वर्ड्स में लिखते थे. क्लियर? और हमारी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते थे मशीनरी लैंग्वेज में थ्रू दी असेंबलर. असेंबलर के थ्रू हम अपनी असेंबली लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है, तो कन्वर्जन करना ही पड़ता है. ठीक है, इसलिए असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करते थे? मशीन लैंग्वेज में थ्रू दी असेंबलर. और हमारी फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज होती थी मशीनरी लैंग्वेज, और हमारी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारी लैंग्वेजेस हमारी हायर लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं. इसीलिए हम असेंबली लैंग्वेज को किस में कहते हैं? सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज. नाउ द थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3GLs. Our third generation programming language is a grouping of programming languages that introduce significant enhancements to second generation languages, primarily intended to make the programming language more programmer friendly. So हमारे थर्ड जनरेशन की जो लैंग्वेजेस थी वो ज़्यादा प्रोग्रामर फ्रेंडली थी. हमारी फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन इतनी ईजी नहीं थी प्रोग्रामर के लिए कि वो ईजिली प्रोग्राम्स को राइट कर सकें. ओके, नाउ द फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 4GLs. A fourth generation programming language is a grouping of programming languages that attempt to get closer than 3GLs to human language form of thinking and conceptualization. 4GLs are designed to reduce the overall time, effort and cost of software development. तो हमारी फोर्थ जनरेशन की जो लैंग्वेजेस थी वो भी क्या थी? एक ग्रुपिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जो 3GLs के ही क्लोजर थी, और वो ह्यूमंस के लिए काफ़ी इजी था कि ईजिली हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सकें, और उन्हें डिज़ाइन करने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता था और एफर्ट्स भी कम लगती थी, और कॉस्ट जो सॉफ्टवेयर का होता था वो भी लो होता था. ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस: SQL structured query language, Informix 4GL and Cold Fusion. तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के. नाउ द फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अ फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ ग्रुपिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस built on the premise that a problem can be solved and an application built to solve it by providing constraints to the program. Constraint based programming rather than specifying algorithmically
algorithmically how the problem is to be solved, imperative programming. These languages are often used in the realm of artificial intelligence. So हमारी 5th जनरेशन की जो लैंग्वेज थी वो और भी ज़्यादा एडवांस थी. वो किस पे बेस्ड थी? कंस्ट्रेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड थी. और हमारी कोई भी अगर हम प्रोग्राम राइट करते हैं उससे पहले हमारे प्रोग्राम्स का क्या बनता है? एक एल्गोरिदम बनता है. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल for the generation of programming languages. Now we will study compilers and interpreters. What is the use of compiler and interpreters? Compiler and interpreters are used to convert the code of high-level language into machine language. The high-level program is known as source program and the corresponding machine-level program is known as object program. Although both compilers and interpreters perform the same task, but there is a difference in their working. An interpreter is slower than a compiler. So हमारे compiler और interpreters क्या करते हैं? हमारे source program को object program में convert करते हैं. Means हमारे high level language के programs को किस में convert करते हैं? machine language में convert करते हैं. तो जो भी हम program high level language में लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं source program. और जो हमारी मशीन अंडरस्टैंड करती है जो लैंग्वेज, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. ओके, सो हमारी जो टास्क है कंपाइलर इंटरप्रेटर का वो सेम है, बट उनमें कुछ उनके वर्किंग में डिफरेंसेस हैं. ओके, हमारा इंटरप्रेटर स्लोअर है हमारे कंपाइलर के कंपैरिजन में. नाउ कंपाइलर्स. कंपाइलर इज अ प्रोसेस दैट ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम इन वन लैंग्वेज, द सोर्स लैंग्वेज, इनटू एन इक्विवेलेंट program in another language, the object or target language. It is a program that reads as an input a program in some high-level programming language and outputs machine language code for some machine architecture. The machine language code can subsequently be executed any number of times using different input data each time. So हमारे compilers क्या करते हैं? वो एक हमारी प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को हमारे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या रीड करता है? इज एज इनपुट अ प्रोग्राम. हमने प्रोग्राम में जो भी इनपुट किया होता है उन्हें वो रीड करता है और उसे कन्वर्ट करता है हमारे मशीन कोड में. क्लियर? सो कंपाइलर कैसे कंपाइल करता है? जब हम अपने पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद वो सारे प्रोग्राम्स को एक साथ कंपाइल करता है. ठीक है, मतलब एक ही टाइम में वो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और उसके बाद जो भी अगर हमारे एरर्स होंगे वो उन्हें आइडेंटिफाई करेगा हमारे एरर्स को, और हमारे जब हम एरर्स को फ्री कर देंगे, हमारे प्रोग्राम को एरर फ्री बना देंगे, तब जाके हमारे प्रोग्राम कंपाइल किया जाएगा और हमारा पूरा कोड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मशीन कोड में. ओके, नाउ इंटरप्रेटर. एन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट रीड्स इज एज इनपुट अ सोर्स प्रोग्राम along with data for the program and translates the source program instruction by instruction. For example, the Java interpreter translates a class file into a code that can be executed natively on the underlying machine. As a second example, the program Virtual PC interprets programs written for the Intel Platinum architecture IBM PC alone. For the PowerPC architecture Macintosh, this enables Macintosh users to run Windows program on their computers. So हमारा इंटरप्रेटर क्या करता है? जैसे जैसे हमारे इनपुट को रीड करता है, हमारा इनपुट हम लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, वो हमारे हर एक इंस्ट्रक्शन को उसी टाइम पे क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है हमारे मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में. ओके, सो हमारा एग्जाम्पल है द जावा इंटरप्रेटर ट्रांसलेट. हमारा एक जावा इंटरप्रेटर है जो ट्रांसलेट कर रहा है एक क्लास फाइल को इनटू अ कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड नेटिवली ऑन अ अंडरलाइंग मशीन. जो कब एग्जीक्यूट करता है? एक मशीन कोड में एग्जीक्यूट किया जाता है. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे.
Now we will do the next question answers of this chapter. So question number 2 is, what is a machine language? Machine language क्या है? So the answer is, machine language is the only language understood by a computer. सिर्फ एक मशीन लैंग्वेज ही ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है. ओके, नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. इसे हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं मशीन लैंग्वेज को. And machine language is almost impossible or difficult for humans to use because they entirely consist of 2 digits, that is 0 and 1, called binary digits or bits. So machine language को हम नहीं यूज कर सकते. Humans almost उनके लिए difficult होता है या फिर impossible होता है यूज करना, because क्योंकि मशीन लैंग्वेज में हम सिर्फ 2 डिजिट्स का ही यूज करते हैं, दैट इज 0 एंड 1. और 0 एंड 1 को हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं या फिर हम बिट्स भी कह सकते हैं. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस ओवर द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन? हमारी क्या एडवांटेजेस हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के ओवर द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन? द एडवांटेजेस ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस ओवर द first and second generation are, first is, programs written in this language are easier to use as compared to first and second generation language. So programs जो भी इनमें लिखे जाते हैं वो easy होते हैं यूज करने के लिए, ठीक है, as compared to first and second generation language. Second, easy to locate and correct errors. और कोई भी अगर इसमें errors आती हैं तो हम उन्हें easily एरर फ्री कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को. थर्ड, इट टेक्स लेस टाइम फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम. और हम जो भी प्रोग्राम कोड करते हैं इस थर्ड लैंग्वेज में, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में, वो बहुत कम टाइम को कंज्यूम करता है. क्लियर? एग्जाम्पल्स हैं बेसिक, कोबॉल, फोर्ट्रेन. तो हमारे थर्ड जनरेशन के कौन से एग्जाम्पल्स हैं? बेसिक, कोबॉल एंड फोर्ट्रेन. सो द बेसिक full form of basic is beginner's all-purpose symbolic instruction code, and COBOL common business oriented language, and Fortran stands for formula translation. Okay, now the fourth question is, discuss the evolution of programming languages. हमें discuss करना है programming language की evolution को. ओके, कि कहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर यूज्ड इवन बिफोर कंप्यूटर्स वर इन्वेंटेड. फॉर एग्जांपल, अ प्लेयर piano scroll is considered an early form of programming because it contained the instructions needed to make a piano play a tune. From here the evolution of programming languages were started. So, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कब स्टार्ट हुए थे? कंप्यूटर्स के इन्वेंट होने से पहले ही हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट हो चुके थे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? एक्सप्लेन. हमें डिफरेंसेस बताने हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बिटवीन में. फर्स्ट, कंपाइलर टेक्स एंटायर प्रोग्राम एज इनपुट. कंपाइलर जो भी हम प्रोग्राम कोड करते हैं वो पूरे ही प्रोग्राम को इनपुट लेता है. ठीक है, कंपाइलर. वेयर एज इंटरप्रेटर टेक्स सिंगल इंस्ट्रक्शन एज इनपुट. इंटरप्रेटर में वो 1 by 1 करके हमारे कोड को ट्रांसलेट करता है. सेकेंड, एरर्स आर डिस्प्लेड आफ्टर एंटायर प्रोग्राम इज चेक्ड. Whereas errors are displayed for every time and every instruction interpreted. So हमारी कंपाइलर में एरर्स कैसे चेक किए जाते हैं? पूरे प्रोग्राम में को चेक करके, जो भी प्रोग्राम होगा उन सब को एक साथ चेक करते हैं. एरर हमारे कब डिस्प्ले होते हैं? जब हमारे पूरे प्रोग्राम को चेक कर दिया जाता है. ठीक है. और इंटरप्रेटर में 1 by 1 ही हमारे एरर्स को डिटेक्ट किया जाता है. एग्जाम्पल्स of compiler is C compiler, and an example of interpreter is basic. Okay, so dear students, that's all for today. Further topic of this chapter we will discuss in the next video. Thank you.